हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा टारगेट है हिंदी में 20 में से 20 लाने का। उत्तराखंड का फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम, उत्तराखंड का पुलिस का एग्जाम, लेखपाल पटवारी बंदी रक्षक, सभी के एग्जाम के लिए दोस्तों जो हमने टारगेट रखा है कि 20 में से 20 हमारे हिंदी में आएंगे। तो उसी की तैयारी के लिए दोस्तों यहाँ पे हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पे यह है चौथा प्रैक्टिस सेट। तो देखिए दोस्तों, आज हम यहाँ पे कुल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और यह दोस्तों वह क्वेश्चन है जो हाल ही में 2022 का जो एग्जाम हुआ था यूकेपीएससी द्वारा कराया गया था उसके यहाँ पे है। तो टोटल यहाँ पे दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं और यहाँ पे वीडियो के लास्ट में दोस्तों आपको बताने हैं कि आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने नंबर यहाँ पे बन रहे हैं। तो जरूर बताइए दोस्तों वीडियो के लास्ट में इन 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आते हैं, पेपर का लेवल कैसा था, कैसा नहीं था, अपनी बातें कमेंट बॉक्स में दोस्तों बाद में जरूर रखें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से और इसका आंसर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे और पूछा है आपको कि 10 वर्षों का समूह क्या कहलाता है। तो बताइए क्या कहता है, शताब्दी कहते हैं, सहस्त्राब्दी कहते हैं, दशाब्दी कहते हैं या फिर शतक कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों बताइए जरा कि 10 वर्षों के समूह को। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर तो हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही है, दशाब्दी कहते हैं। सहस्त्राब्दी की बात करें तो 1000 सालों का समूह होता है ना। शताब्दी की बात करें तो 100 सालों का समूह होता है और शतक की बात करें तो 100 होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर दीजिए कि अनीक का तात्पर्य क्या है। अनीक का शब्द आपको पूछा है और आपको यह बताना है कि अनीक का अर्थ क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, वन, सेना, अवनी या फिर सुरपति। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो बी है यानी सेना, यह बिल्कुल सही है। अवनी की बात करें दोस्तों तो यह पृथ्वी का होता है और सुरपति की बात करें तो यानी यह देवताओं का होता है और वन तो आप सभी जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है। तो यह आंसर दीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या है। अजान बाहु, अज्ञात शत्रु, अजात शत्रु या फिर अजात पूर्व। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका सही आंसर, बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है यह गलत है, अजान बाहु गलत है, क्योंकि अजान बाहु का मतलब होता है कि जिसके हाथ नीचे घुटने तक यानी जांघ तक पहुंचते हैं उसे कहते हैं अजानु बाहु। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है यानी अजात शत्रु, यह बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 4 और इसका आंसर दीजिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां पे कौन सा अलंकार होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो बताइए दोस्तों, संभावना की बात की गई है तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, जहां पे उपमेय में उपमान की संभावना की बात की गई है तो वहां पर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार, यह बिल्कुल सही है। तो यहां पे आएगा दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे ये हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 5 और इसका आंसर दीजिए कि सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो टोटल 50 क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या है। बताइए मर्मज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या फिर सर्वस्व। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी, मर्मज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या फिर सर्वस्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है सर्वज्ञ, यह बिल्कुल सही है। अब दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कि साकार का विलोम क्या होगा। तो बताइए दोस्तों साकार का विलोम क्या होगा, आकार, विकार, अनाकार या फिर निराकार। तो क्या होगा इसका सही आंसर, बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, आप सभी सही दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है यानी निराकार, यह बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर दीजिए जरा कि निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बताइए दोस्तों घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, गृह, आलय, ग्रह या फिर सदन। तो कौन सा घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो जी हां दोस्तों बताइए। तो हां दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर मिलेगा आपको सी यानी ग्रह, इसका सही आंसर नहीं है। ग्रह का मतलब तो आप सभी जानते हैं सैटेलाइट वगैरह होती है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 8 और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का उदाहरण कौन सा है, बताइए जरा कि यद्यपि, निष्फल, शिवालय या फिर महोत्सव। तो बताइए दोस्तों क्या होगा, बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों क्या होगा।
तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी यद्यपि, यदि धन अपि, है ना, जहां पर भी या और वा आपको दिखाई दे समझ जाना यहाँ पे क्या होगा, यण संधि होगा। अब देखिए दोस्तों, जरा आप ये बताइए कि महोत्सव में कौन सी संधि होगी, शिवालय में कौन सी संधि होगी और निष्फल में कौन सी संधि होगी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अब है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहां पे पूछा है कि उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में कुछ क्या है। तो यह भी सरल क्वेश्चन है और इसका आंसर दीजिए कि उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में कुछ क्या है। निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर प्रश्नवाचक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9, उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में कुछ क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, यह मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी अनिश्चयवाचक। यह बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 10 और इसका आंसर दीजिए। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। तो हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि पुष्प की अभिलाषा नामक जो प्रसिद्ध कविता है ये किसने लिखी है। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी माखनलाल चतुर्वेदी। अब दोस्तों कल परसों हमने डिस्कस किया था माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में, कौन सी 2 पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो बताइए दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी ने किन पत्रिकाओं का संपादन किया था। तो बताइए जरा, रिवाइज कीजिए जल्दी जल्दी। तो बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों, प्रभा और किसका, करमवीर का। अब क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर दीजिए कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। तो यह तो सरल क्वेश्चन है और इसका सही आंसर दीजिए क्या होगा, विशेषण, क्रिया, समास या फिर सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 11 इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है, यानी सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 12 और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 और बताइए जरा कि यहां पर रिक्त स्थान को पूरा करना है मुहावरे के द्वारा। अजय तो देह से कि पढ़ाई के अलावा वह कुछ नहीं करता। तो क्या आएगा, अजय तो जी चुराता है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता। अजय तो ढिंडोरा पीटता है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता। अजय घोड़े बेचकर सोता है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता। या अजय तो किताबी कीड़ा है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करता। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए जरा इसमें क्या लगेगा। बताइए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसमें सही आंसर क्या आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है, किताबी कीड़ा। अजय तो क्या है, किताबी कीड़ा है, पढ़ाई के अलावा वो कुछ काम नहीं करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यह बहुत बार पूछा गया है और आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों। बताइए कि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ओसा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो यह तो बार बार पूछा गया है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें कौन सा अलंकार होगा। तो बताइए दोस्तों इसमें अलंकार कौन सा होगा। तो हाँ दोस्तों, इसमें जो अलंकार आपको मिलेगा ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर सी, रूपक अलंकार। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार यूपीएससी आपको पूछ चुका है और यूपीएससी ने भी आपको यहां पे ये पूछा है। अब है क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर दीजिए कि हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों स्वर्णयुग किसे कहा जाता है, हिंदी के किस काल को। बताइए जरा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी भक्तिकाल। और जो हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है उसे आदिकाल कहते हैं। किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। यह फैक्ट भी आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। तो बताइए दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, हाथ कंगन को आरसी क्या। इसका अर्थ क्या है, इस मुहावरे का अर्थ बिल्कुल पढ़ा लिखा ना होना, सुंदर महिलाओं को आभूषणों की जरूरत नहीं है, विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो ए, बी, सी या फिर डी क्या होगा इसका सही आंसर। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब इसका आंसर बताइए, और यह थोड़ा टफ प्रश्न है और इसके बारे में अभी डिटेल से डिस्कस करेंगे, आपको समझाएंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 17 का दीजिए जरा। चलो इसकी आंसर दीजिए कि उसने पुस्तक पढ़ी थी, इस वाक्य में काल कौन सा है। तो बताइए दोस्तों उसने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य में काल कौन सा है। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या संदिग्ध भूतकाल। तो बताइए क्या है। तो देखिए पढ़ी है यानी हो चुका है, इसका मतलब भूतकाल आएगा। तो वर्तमान काल से तो कोई मतलब नहीं है। अब बताइए कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल, संदिग्ध या फिर आसन। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आसन भूतकाल इसका बिल्कुल सही है। आसन का मतलब होता है कि जो चीज अभी अभी हुई है ना, हो चुकी है लेकिन अभी अभी हुई है। अभी इसको समझाएंगे कि कैसे इसे फाइंड करते हैं। इसका आंसर दीजिए 17 का कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, चलना, उड़ना, भागना
या फिर चलवाना। तो बताइए दोस्तों क्या है प्रेरणार्थक क्रिया। तो जी हाँ दोस्तों, उड़ना तो बिल्कुल नहीं है, भागना भी नहीं है, चलवाना बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर दीजिए कि दोहा किस प्रकार का छंद है। दोहा किस प्रकार का छंद है, मात्रिक, वार्णिक, प्रगात या इनमें से कोई नहीं। वैसे दोहा हमारे सिलेबस में नहीं है, यूकेएसएससी के सिलेबस में आपको नहीं मिलेगा। तो बताइए फिर भी इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका राइट आंसर मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मात्रिक छंद बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन हम आपको डिस्कस करा रहे थे, देखिए ये है सामान्य भूतकाल। देखिए सामान्य भूतकाल की पहचान कैसे की जाती है, कोई भी धातु होगी और उस धातु के बाद यदि आ जुड़ेगा या फिर ई जुड़ेगा या फिर ए जुड़ेगा, आ ई ए, या फिर चुका चुकी चुके, और या फिर या ये ई, तो ये शब्द दोस्तों अगर जुड़ते हैं तो वह क्या हो जाता है, वह सामान्य भूतकाल हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे यह है पढ़ना, तो पठ मूल धातु है, यानी पढ़ में क्या जुड़ा है, पढ़ में जुड़ा है ई की मात्रा यानी बड़ी ई जुड़ा है। कविता ने पुस्तक पढ़ी, यानी पुस्तक पढ़ तो मूल धातु है, उसमें ई शब्द जुड़ा है, सॉरी पीछे उसमें ई पीछे जुड़ा है, तो ई जुड़ने के बाद यानी यहां पे क्या हो गया कि सामान्य भूतकाल हो गया। कविता ने पुस्तक पढ़ी, यह क्या हो गया, सामान्य भूतकाल हो गया। कविता पुस्तक पढ़ चुकी, सामान्य भूतकाल हो गया, है ना। रोहन पुस्तक पढ़ चुका, सामान्य भूतकाल हो गया, है ना। तो रोहन ने पुस्तक पढ़ा, तो यह भी क्या हो गया, सामान्य भूतकाल हो गया। लेकिन दोस्तों अगर इसी भूतकाल में यानी इन्हीं शब्दों के बाद, यानी जो हमारे पास सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल के बाद अगर हम क्या लगा देते हैं, हे लगा देते हैं लगा देते हैं, हूं लगा देते हैं या फिर हो लगा देते हैं, तो वह आसन भूतकाल में बदल जाता है। सेम वही शब्द है, वही वाक्य है कि कविता ने पुस्तक पढ़ी, तो यह तो सामान्य हो गया, और यहीं पर हमने लिख दिया कि कविता ने पुस्तक पढ़ी है, तो हमने है जोड़ दिया है। इसका मतलब अब यह आसन भूतकाल में हो गया है। आसन का मतलब जो चीज अभी अभी हुई है लेकिन हो चुकी है, आसन। तो ध्यान रखना दोस्तों, सामान्य भूतकाल में है, हु, हो, ये शब्द अगर पीछे जुड़ जाते हैं तो वह आसन्न भूतकाल में आ जाता है। अब है क्वेश्चन नंबर 19 और इसका आंसर दीजिए। तो दीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए जरा कि इसका सही आंसर क्या होगा। लालटेन किस भाषा का शब्द है, यानी किस भाषा का अभ्रष्ट रूप है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, लालटेन आपको मिलेगा अंग्रेजी भाषा का, और ऑप्शन नंबर जो डी है यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 का दीजिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो देखिए दोस्तों, वैसे जो रस वगैरह है ये यूकेएसएससी के सिलेबस में नहीं है, तो यहां से आपके लिए क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फिर भी इसका आंसर दे दीजिए कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है। तो जी हां दोस्तों, यह मिलेगा, करुण की बात करें तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो बताइए दोस्तों जरा क्या है। तो जी हां दोस्तों, यह मिलेगा आपको शोक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मिलेगा। क्रोध की बात करें तो रौद्र रूप मिलता है, वैराग्य की बात करें तो निर्वेद मिलता है या फिर शांत मिलता है। अब है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। लोकोक्ति कौन सी है। देखिए मुहावरे और लोकोक्ति यहां पे दी गई है, आपको लोकोक्ति का चयन करना है। घर का भेदी लंका ढाए, तिल का ताड़ बनाना, रंग में भंग पड़ना या फिर अंधेरे में तीर मारना। तो इसमें से लोकोक्ति कौन सी है, तो यह बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 21, तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। घर का भेदी लंका ढाई यह लोकोक्ति है, और बाकी सभी क्या है, ये सभी क्या है, ये सभी मुहावरे है। अब है क्वेश्चन नंबर 22 और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है। देशज की बात की गई है, तो देशज यानी जो देश में उत्पन्न हुआ है। तो देखिए देशज की बात करें दोस्तों तो यह आएगा ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है अक्षर, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 और इसका आंसर दीजिए जरा कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है हुताशन, कृषाणु, यातुधान या फिर वैश्वानर। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, हुताशन नहीं है, कृषाणु नहीं है, यातुधान नहीं है, वैश्वानर नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, हुताशन की बात करें अग्नि का पर्यायवाची है, कृषाणु की बात करें तो अग्नि का पर्यायवाची है, वैश्वानर की बात करें तो यह भी अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो अब बचा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी यातुधान। तो जी हां दोस्तों, यातुधान अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यातुधान राक्षस का पर्यायवाची शब्द है। अब है क्वेश्चन नंबर 24 और ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, इसका बताइए जरा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवक शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ नव तरुण शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ शिक्षा नव तरुण पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है यह तो गलत है। अच्छा अब बताइए ए बी सी में कौन सा सही है। ए बी सी में हमारे यहाँ तरुण और नवयुवक दोनों एक जैसे शब्द हैं, तो यह भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ऑप्शन सी में देखिए कि हमारे यहाँ नव तरुण शिक्षा पाते हैं, हमारे यहाँ नवयुवक शिक्षा पाते हैं, नव भी बोल दिया है, तरुण भी कह दिया है,
है तो यह भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है दोस्तों यह बिल्कुल सही होगा। समानार्थी शब्द एक साथ कभी भी यूज नहीं किए जाते, वे अशुद्ध हो जाते हैं वह शब्द। क्वेश्चन नंबर 25, ये थोड़ा लेवल का प्रश्न है, इसका आंसर बताइए जरा कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द संबंधवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से बताइए कि संबंधवाचक कौन सा नहीं है। नौनिहाल, ससुराल, भतीजा या फिर मामा, तो कौन सा नहीं है बताइए जरा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं दोस्तों यह तो सही है, यानी यह भी गलत है, भतीजा भी गलत है, मामा भी गलत है। यह तीनों संबंधवाचक है, नौनिहाल संबंधवाचक नहीं है। इसे ननिहाल मत पढ़ना, ननिहाल नहीं लिखा है, यह लिखा है नौनिहाल। और नौनिहाल का मतलब दोस्तों नवयुवक को कह सकते हैं या फिर जो नए पौधा जो उगता है उसे हम कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। आंख रखना मुहावरे का अर्थ है, तो आंख रखना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो बताइए, आंख दिखाना, आंख मिलाना, आंख मिचोली खेलना या फिर निगरानी रखना, तो क्या होगा इसका सही आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 26, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। निगरानी रखना, आंख रखना, दोनों का मतलब सेम है। क्वेश्चन नंबर 27 का दीजिए कि निम्नलिखित में से अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, अधिकरण क्या होता है, अधिकरण में पर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है में, यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28 कि निम्नांकित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब बताइए कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। अपाद मस्तक, अनाधिकार, हृदय विदारक, परित्यक्ता, तो क्या होगा इसमें से अशुद्ध शब्द। ये भी थोड़ा ठीक प्रश्न है, इसका आंसर बताइए जरा कि क्वेश्चन नंबर 28 पूछा है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है। और यह प्रश्न दोस्तों जब हमने आपको शुद्ध अशुद्ध शब्द करवाए हैं पंचनामा के सीरीज में, उत्तराखंड हिंदी के क्रैश कोर्स में, वहां पे डिटेल से डिस्कस किया था। तो जी हाँ दोस्तों, आप सभी इसका सही आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी, अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। क्या होता है, अनधिकार, अनधिकार, अनधिकार। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर जो बी है ये गलत है, अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 19, शारीरिक पीड़ा को क्या कहते हैं। व्याधि, आदि, व्यथा या फिर यातना। यातना का तो मतलब होता है कष्ट देना, ठीक है। व्यथा का मतलब दुखड़ा रोना, तो ये नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो ए है व्याधि, यह बिल्कुल सही है। शारीरिक पीड़ा के लिए जो शब्द होता है दोस्तों उसे व्याधि कहते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 30, और बताइए कि पश्चिमी हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे जो भ्रंश वगैरह होते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न बनने की बहुत संभावना होती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर दीजिए। तो जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी हिंदी की बात करें तो ये आपको सोर्स से नीचे दिखेगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत क्या आते हैं, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं BBB, यानी ब्रज बांगरू बुंदेली, ब्रज बांगरू बुंदेली, ब्रज बांगरू बुंदेली। इसके अलावा दोस्तों क्या था, कन्नौजी। इसके अलावा क्या था, कन्नौजी। कन्नौजी के अलावा क्या था, खड़ी बोली। क्या था, खड़ी बोली। खड़ी को कोरवी भी कहते हैं। तो ये 5 किसके अंतर्गत आती है, सोरसेनी के अंतर्गत आती है। गुजराती भी सोरसेनी का ही अपभ्रंश है, राजस्थानी भी सोरसेनी का ही अपभ्रंश है। तो यहां तक ये हो गया। मागधी की बात करते हैं तो दोस्तों मागधी में क्या आता है, मागधी में आता है जैसे असम हो गया, असमिया भाषा हो गया, बंगाली भाषा हो गया, है ना, और इसके अलावा बिहारी भाषा हो गया, वे भी किसके अंतर्गत आते हैं, मागधी के अंतर्गत आते हैं। और अर्ध मागधी के अंतर्गत बात करें तो अर्ध मागधी के अंतर्गत आता है दोस्तों ABC। अर्ध मागधी के अंतर्गत क्या आता है, अर्ध मागधी के अंतर्गत आता है ABC। ABC का मतलब क्या हुआ, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अब बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31, और इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली भी पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की हमने अभी देखा था BBB, ब्रज बांगरू बुंदेली, कन्नौजी और उसके अलावा खड़ी बोली, तो ये हमने देखा था। तो बताइए खड़ी बोली भी है, छत्तीसगढ़ी नहीं है। छत्तीसगढ़ी हमने देखा था अभी ABC का मतलब क्या था, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और यह किसका था, यह किसका था दोस्तों, पूर्वी हिंदी का था। यह किसका था, पूर्वी हिंदी का था। अब है क्वेश्चन नंबर 32 की तत्सम शब्द का चयन करें। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। सूरज, पत्थर, सर्प या फिर कान। तो जी हाँ दोस्तों, सरल क्वेश्चन है वैसे, और इसका आप सभी सही आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर जो सी है, सर्प बिल्कुल होगा। कान की बात करें तो कर्ण आएगा, पत्थर की बात करें तो प्रस्तर होता है, सूरज की बात करें तो सूर्य तत्सम होता है। अब है 33वां क्वेश्चन, संधि विच्छेद कीजिए सप्तऋषि में। तो सप्तऋषि का संधि विच्छेद क्या होता है, जरा बताइए सप्तऋषि का संधि विच्छेद। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन A, B, C या फिर D। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए दोस्तों, कंप्लीट आपको 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं,
और बाद में आपको बताना है कि पेपर का लेवल कैसा था, आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। यूकेपीएससी का ये पेपर है जो ए का एग्जाम हुआ था वहां पे पूछा गया था। तो बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर। मेरे ख्याल से यूकेएससी के स्टूडेंट के लिए काफी सरल होगा और यूकेपीएससी के लिए थोड़ा टफ था क्योंकि उनका हिंदी नहीं होता है, क्योंकि ये किसका था, इंजीनियरिंग स्टूडेंट का था, है ना। अब बताइए 33 का इसका क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी सप्तऋषि, यह बिल्कुल सही है, आपको भी यही याद करना है। अब है आ वर्ण का उच्चारण। तो आ वर्ण का उच्चारण कहां से होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह होता है कंठ से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनिए। हमारी बहन विदुषी है, वह लोग आ गए हैं, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है और वह हंसी से टाल गया। तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यह गलत होगा, वह हंसी से टाल गया। गीता सबसे श्रेष्ठतम है, तो यह भी एक साथ नहीं आएगा, सबसे श्रेष्ठतम। वह लोग आ गए हैं, वे लोग आगे हो तो सही होता। हमारी बहन विदुषी है, यह बिल्कुल सही है। हमारी बहन विदुषी है, यह बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। तो आयोग ने भी यही माना है और आंसर की में फाइनल भी यही है। अब है क्वेश्चन नंबर 36 और इसका आंसर दीजिए कि प्रिय प्रवास किस कवि की प्रसिद्ध कीर्ति है। तो प्रिय प्रवास किसकी है बताइए जरा। कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर श्याम नारायण पांडे। तो क्या है इसका सही आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, यह बिल्कुल सही है। अब है 37वां क्वेश्चन, इसका आंसर दीजिए जरा। घी का तत्सम क्या होगा। मक्खन, नवनीत, घृत या फिर घृत। तो क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो सी है यह बिल्कुल सही है और नवनीत मक्खन दोनों का मतलब सेम ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें कि विशेषक का अर्थ क्या होता है। विशेषक का मतलब जो विषय का जानकार हो, यानी विषय को विशेष रूप से जानने वाला। ऑप्शन नंबर जो बी है यह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न शब्द का चयन कीजिए। यह थोड़ा अच्छा लेवल का है और बताइए जरा इसका आंसर कि निम्नलिखित में से अर्थ की दृष्टि से भिन्न कौन सा है। लक्ष्य, उद्देश्य, निशाना या फिर उत्कर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो बताइए जरा इसका सही आंसर क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसकी बात करें तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उत्कर्ष का मतलब होता है विकास करना, डेवलप करना, जबकि लक्ष्य, निशाना, उद्देश्य ये सभी क्या है, ये किसी एक को टारगेट करते हैं, यानी किसी एक लक्ष्य को प्राप्ति के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सज्जन का विलोम होगा। सज्जन की बात कीजिए तो सज्जन का विलोम क्या होगा बताइए जरा। सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा। तो सज्जन की बात करें तो दुष्ट नहीं, है ना, असज्जन भी नहीं, कपटी भी नहीं, तो दुर्जन दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो डी है यह सही है। पोबारा होना, तो पोबारा का मतलब होता है मुहावरा होता है ना। और यहीं पर बात करें पोबारा होने का मतलब क्या होता है, बताइए जरा पोबारा का मतलब क्या होता है। तो बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाची विशेषण है। अनिश्चित की बात की गई है। 50, तिगुना, आधा या दसियों। तो देखिए दोस्तों, आधा तो फिक्स है, तिगुना भी फिक्स है ना, और 50 भी फिक्स है। दसियों कोई फिक्स नहीं है। दसियों यानी कितने 10, इसका कोई कंफर्म नहीं है। तो यह क्या है, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण शब्द है। अब है 43वां क्वेश्चन और इसका आंसर दीजिए जरा कि विराम चिन्ह का प्रयोग, यानी विराम चिन्ह का बताना है कि यह विराम चिन्ह किसका है, यानी एक बिंदु और फिर यहाँ पे ये। तो बताइए किसका है विराम चिन्ह, बताइए जरा कि 43 का सही आंसर क्या होगा, विराम चिन्ह। तो बताइए दोस्तों कौन सा विराम चिन्ह है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या होगा, तो जी हाँ दोस्तों, ये मिलेगा आपको अर्धविराम। क्या मिलेगा, अर्धविराम। अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम में 2 बिंदु आते हैं। अच्छा, अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम में क्या आते हैं, अल्प विराम में केवल एक आता है, कोमा आता है, जिसे हम कोमा कहते हैं। और यहीं पर दोस्तों पूर्ण विराम की बात करें तो आप सभी जानते हैं ये क्या आता है, पूर्ण विराम। तो यहां तक तो दोस्तों ये हो गया, है ना, अर्धविराम भी आपने देख लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर विवरण चिन्ह की बात करें, किसकी बात करें, विवरण चिन्ह की। देखिए विवरण का कैसा होता है, विवरण चिन्ह का, तो विवरण की बात करें तो 2 बिंदु और एक यहाँ पे सीधा डंडा होता है। तो ये होता है विवरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 44 इसका आंसर दीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग का प्रत्यय दोनों से जुड़े हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों में है, भारतीय में, भूखा में, मित्रता में या फिर उपकारक में। तो किस में है, प्रत्यय और उपसर्ग दोनों हैं, बताइए जरा। तो भारतीय में है, भूखा में है, मित्रता में है या फिर उपकारक में है। तो 44 का आंसर क्या होगा, और ये भी थोड़ा अच्छा लेवल का प्रश्न है, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपकारक। उप यहाँ पे प्रत्यय है, उप यानी यहाँ पे क्या है, उपसर्ग है। और कार की बात करें तो यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है। कार यहाँ पे मूल शब्द है। क्वेश्चन नंबर 45 की आलोचना करने वाला, आलोचना करने वाला आलोचक। ऑप्शन नंबर यानी बी इसका बिल्कुल सही है। बिनु पद चले बिनु सुने काना, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका आंसर बताइए जरा कि बिनु पद चले बिनु चले काना, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो अलंकार पूछा है, तो बताइए दोस्तों इसमें अलंकार कौन सा है।
तो जी हाँ दोस्तों, इसमें मिलेगा आपको विभावना अलंकार। और विभावना किसे कहते हैं? जब किसी बिना कारण के ही कार्य होता है तो वहां पे क्या होता है? वहां पे होता है विभावना अलंकार। तो ऑप्शन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर दीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 47 का कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण इनका छांटिए। गुणवाचक की बात करें, थोड़ा, चार गुना, कुरूप या फिर प्रत्येक। तो प्रत्येक, कुरूप, चार गुना या फिर थोड़ा। तो गुण की बात की गई है, तो गुण किसमें है? गुण है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी कुरूप में गुण आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 48, सत्याग्रह की बात कर रहे हैं, तो सत्याग्रह में क्या होगा? तो जी हाँ दोस्तों, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, यानी ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल सही है। तो सत्य धन आग्रह इसका बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, और 49 की बात करते हैं कि दरिद्रता निम्नलिखित में से किस संज्ञा भेद का उदाहरण है। तो बताइए दोस्तों, दरिद्रता की बात की गई है कि दरिद्रता निम्नलिखित में से किस संज्ञा भेद का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या फिर भाववाचक। दरिद्रता, देखिए दरिद्रता क्या है? दरिद्रता एक भाव है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, आटे भाव का दाल मालूम होने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कि अच्छे दिन का आना, महंगाई बढ़ जाना, वास्तविक कष्ट का पता चलना। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दोस्तों 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, और आप इन दोनों का दोस्तों जरा आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में इन दोनों का आंसर देना है कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति के मूल किस प्रसिद्ध कविता की यानी काव्य पंक्ति है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। और अनेक क्या है? एक वचन में आता है, बहुवचन में आता है, द्विवचन में आता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों आज के इस लेक्चर में इतना ही है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए, यानी टोटल आपके नंबर कितने आ रहे हैं, तो यह जरूर बताइए। और पेपर का लेवल कैसा था जो यूकेपीएससी ने आपको पूछा था, और यह भी बताइए कि ठीक ठाक था, मॉडरेट था, सरल था, तो यह भी बताइए। तो यहाँ तक दोस्तों आज के लेक्चर में इतना ही है। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।